गौरव खुद के सवालों में घिरा हुआ था और डिम्पी ने जैसे ही गौरव की तरफ देखा, उसे शांत खड़ा देख वो और गुस्से में आ गई। तुम वहाँ भूत बने क्या खड़े हो? तुम्हारा खून है या पानी? तुम्हारे डैड को इस इंसान ने मार दिया और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता अरविंद की मौत के पीछे कुछ साजिश है? गौरव वहाँ खड़ा सिर्फ डिम्पी के शब्दों को सुन रहा था और एकटक आरव की तरफ देख रहा था। डिम्पी गुस्से में बोले जा रही थी, तुम्हारे सामने ही खड़ा है तुम्हारे डैड का कातिल। अब भी तुम्हारा खून नहीं खौल रहा। अगर तुम अरविंद अंबानी के बेटे हो तो इस मामले की तह तक जाओगे, नहीं तो भूल जाना तुम्हारे डैड का नाम अरविंद अंबानी था। इन शब्दों ने गौरव को अंदर से हिला दिया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। क्या तुमने मेरे डैड को मारा है? अगर मुझे अंकल को मारना होता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों जाता? क्योंकि अरविंद के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, और जैसे ही तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुमने उन्हें मार दिया। आरव, तुम जीता जागता शैतान हो, शैतान। डिम्पी की बात सुनकर आरव को हंसी आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और डिम्पी की तरफ देखने लगा और अपनी हंसी को जानबूझकर दबाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं शैतान हूँ तो अभी तक आप सब जिंदा कैसे हैं? आरव की बात सुनते ही डिम्पी का चेहरा देखने लायक था। डर से उसका चेहरा सफेद हो गया था। जितनी तेजी से उसने आरव की कॉलर पकड़ी थी, उतनी ही धीरे वो अपने कदम पीछे ले रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मत भूलो, ये मेरा घर है। ये सुनते ही आरव फिर से हंस दिया था। आपका घर? आसपास देखो, हर जगह सिर्फ मेरे ही लोग हैं। आप सबको मारना मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है, इसलिए मुझ पर यकीन करो। मैंने अरविंद जी को नहीं मारा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी मेरी मौत हो जाए। फिर आरव ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। गौरव, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास करते हो? गौरव और आरव दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के थॉट्स एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे हो। लेकिन गौरव ये जानता था आरव से अभी दुश्मनी करने में उसी का घाटा था। आरव, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। बस मुझे डैड के अचानक चले जाने से थोड़ा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं गौरव, मैं समझ सकता हूँ कि फादर के चले जाने से कैसा लगता है। आपके सिर से वो हाथ हट जाए तो कैसा लगता है। एक पल के लिए आरव अपने और अपने फादर अमीश के बारे में सोचने लगा था जब उसे घर से निकाल दिया गया था। फिर दूसरे ही पल वो गौरव के बारे में सोचने लगा। अंकल के चले जाने का दुख मुझे भी बहुत हुआ। अंकल की मौत एक बड़ी घटना है। हम उन्हें गुमनामी में खोने नहीं देंगे। सबको उनके बारे में बताकर रहेंगे। आरव की ये बातें गौरव की समझ से बाहर थी। आरव, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ अंबानी परिवार के सभी लोगों को बुलाया जाए और एकजुट होकर अरविंद अंकल के जाने का दुख सबके साथ बांटा जाए। आरव उन लोगों को जानने लगा था जो यहाँ अरविंद के साथ मिले हुए थे, लेकिन अभी उन लोगों को देखना बाकी था जो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। वो इस झूठी मौत का फायदा उठाना चाहता था। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, आरव के प्लान का दूसरा कदम था। आरव ये जानता था कि अगर उसने अरविंद की मौत का फायदा उठा लिया तो अभी तक उसका जितना नुकसान हुआ था वो सब आधे साल के अंदर कवर कर लेगा। लेकिन ये बात गौरव के अंदर एक अजीब हलचल पैदा कर रही थी। लेकिन ये कैसे होगा? मैं तो उनमें से किसी को जानता तक नहीं, और ये भी नहीं पता कि वो यहाँ आएंगे भी या नहीं। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अरविंद अंकल के मोबाइल से उन सभी लोगों को कांटेक्ट करो और उन सारे लोगों को बताओ कि अब से तुम सारा बिजनेस हैंडल करोगे। ये सुनते ही वो सारे लोग जरूर आएंगे। डीके ने अरविंद के पूरे बिजनेस और उनके मेंबर्स के बारे में आरव को बताया था। उसके बताए आंकड़ों के हिसाब से अंबानी परिवार के आधे से ज्यादा लोग अरविंद के साथ मिलकर इलीगल काम और ब्लैक मनी में बिजनेस करते थे, और वो सारे लोग अरविंद की अचानक हुई मौत की खबर सुनकर टेंशन में थे, क्योंकि अब नए मेंबर गौरव से उन लोगों का मिलने का टाइम आ चुका था। आरव की बात मानकर गौरव ने सारे अंबानी परिवार को कांटेक्ट किया और अरविंद की मौत की खबर सुनाई। वो सभी लोग दुखी होने का नाटक करते हुए आने का वादा कर रहे थे। जैसा तुमने कहा, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया। आरव ने शोक सभा एक दिन बाद रखी थी ताकि सारे लोगों को आने का प्रॉपर टाइम मिल जाए। यहाँ क्या हो रहा था इस बारे में अरविंद को कुछ भी नहीं पता था। वो हॉस्पिटल के एक रूम में लेटे हुए अपनी तबीयत ठीक कर रहा था। ये सारा खेल इसलिए भी था ताकि विहान को अरविंद की मौत की खबर पर पूरी तरह विश्वास हो जाए। आरव ये तो जान गया था कि इसके पीछे विहान था, लेकिन अभी जल्दीबाजी में सारा खेल खराब नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि विहान को अंबानी परिवार की जड़ से ही अलग कर दिया जाए ताकि वो
अंबानी परिवार में अपनी पकड़ को और मजबूत बना सके। लेकिन विहान के अलावा और भी थे, जैसे खुश, बंटी, पल्लव। आरव को दबोचने के लिए ये लोग भी बैठे हुए थे। ये सारे अभी शांत बैठे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आरव को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। ये सभी लोग एक ही बार में आरव को खत्म कर देने का मौका तलाश रहे थे। आरव का इंतजार खत्म हुआ। अगले दिन सुबह सारे लोग अरविंद के घर पर आ गए थे। सभी सफेद रंग के कपड़े पहने धीरे धीरे आ रहे थे। नीचे डिम्पी और पूरा परिवार अरविंद की फोटो के सामने बैठे हुए थे। आरव और गौरव ऊपर रूम की विंडो से ये सब देख रहे थे। सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। एक एक करके तुम सबको अंदर बैठाओ, ताकि सारे लोग ये जान सके कि अब तुम ही इस घर के हेड हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों से क्या बात करूंगा और कैसे बात करूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वे लोग खुद ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जान पहचान बढ़ाएंगे। गौरव नीचे चला गया था। आरव ने देखा अंबानी परिवार के काफी क्लोज लोग एक एक करके आ रहे थे और देखते ही देखते लगभग 30 लोग आ चुके थे। ये वही 30 लोग थे जो अरविंद के साथ अपना बिजनेस करते थे। वहाँ खड़ा हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में पावरफुल था। जैसे ही सारे एकजुट होते तो ये एक सबसे पावरफुल वेपन की तरह हो जाते थे। हालांकि अरविंद के बिना अपना बिजनेस चला पाना उनके लिए मुश्किल था और आरव इसी का फायदा उठाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सब ले लेना चाहता था। यश उदास होकर गौरव के करीब आया। अरविंद अंकल इतनी जल्दी कैसे चले गए? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। वही थे जो हम बच्चों को संभालते थे, अब कौन संभालेगा? यश अपनी आंखों में आंसू लेकर सबके सामने अपना दुख दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अरविंद की मौत से बहुत खुश था। अरविंद की मौत से उसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। अब वो पावर में सबसे ऊपर आ गया था। तभी एक और बूढ़े अंबानी परिवार के क्लोज रिलेटिव वहां आए। अरविंद मेरे बच्चे जैसा था। अपने दिल की बात वो मुझसे ही कहता था। आज देखो मैं यहाँ रह गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भगवान भी बहुत अन्याय करता है। धीरे धीरे अरविंद की फोटो के पास आकर सारे लोग फूल चढ़ा रहे थे और एक एक करके गौरव से बातें कर रहे थे। एक यंग लड़का अंबानी परिवार के क्लोज रिलेटिव वहां आया और फूल को फोटो के पास चढ़ाकर गौरव के पास आकर खड़ा हो गया। अंकल मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके जाने से डैड को बड़ा सदमा लगा, इसलिए वो नहीं आए, उनकी जगह मैं आया। आप लोगों का थैंक्स। आप लोग यहाँ आए और मेरे दुख को अपना दुख समझकर उसमें शामिल हुए। अब सारा काम मैं ही संभालूंगा, तो मुझे आप सभी लोगों की जरूरत लगेगी। तभी तुरंत एक इंसान आगे आया। घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। जिस तरह तुम्हारे फादर ने सब कुछ संभाला, तुम भी संभाल लोगे। धीरे धीरे सारे लोग गौरव के करीब आ गए थे और उसका साथ देने की बात कर रहे थे। ये सब कुछ आरव अभी तक ऊपर के रूम से देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो ऊपर से नीचे आया और सभी को देखने लगा। अरविंद अंकल का मर्डर हुआ है, उन्हें मारा गया है। हमें उस इंसान को ढूंढकर अरविंद अंकल को न्याय दिलाना चाहिए। आरव को ऊपर से उतरता देख सभी लोग चौंक गए थे। आरव की आवाज सुनकर सबका ध्यान आरव की तरफ चला गया था। आरव धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रहा था और सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। ये कौन है और ये अरविंद को कैसे जानता है? इसका चेहरा तो थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, पर ये इतने कॉन्फिडेंस में ऐसा कैसे बोल सकता है? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं भी इसे नहीं जानता। कौन है ये? तब तक आरव नीचे आ चुका था और उसे बस एक ही आदमी दिख रहा था जो पूरी भीड़ में उस पर नजर रखे हुए था। वो था यश। यश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि एक वही था जो आरव को जानता था। जब से यश ने फार्म के बिजनेस में आरव का साथ देने से मना किया था, उसके बाद यश और आरव के बीच एक अलग तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था। मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ मिलोगे, लेकिन अब यहाँ हमारी मुलाकात हो ही गई है तो। इससे पहले यश अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही आरव ने बात को घुमा दिया था। वो यश के पास गया और उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। और यश कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ आरव, तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। तुम तो कहीं गायब से ही हो गए हो। हाँ, कुछ काम में बिजी था और अंकल की मौत की खबर सुनकर यहाँ तो आना ही था। आरव और यश के बीच अब कोई भी बात नहीं होती थी। बस यश आरव के बिजनेस पर नजर रखता था।
इस डर से कि कहीं आरव उससे आगे न निकल जाए। हालांकि यश ने सोचा भी नहीं था कि आरव यहाँ अरविंद की मौत पर आएगा। तभी गौरव ने सभी के सामने आरव की तरफ इशारा किया। ये मिस्टर आरव अंबानी है, अंबानी परिवार के वारिस, और ये हमारी फैमिली के काफी क्लोज हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कुछ लोग आरव को पहले से जानते होंगे। अंबानी परिवार का वारिस सुनते ही सारे लोगों के कान खड़े हो गए थे। सभी लोग बड़े सीरियस फेस के साथ आरव की तरफ देख रहे थे। अंबानी परिवार के वारिस या मेन फैमिली के किसी मेंबर से मिलना, इसका मतलब उन लोगों के लिए कुछ बुरा होगा। इसलिए अंबानी परिवार के क्लोज रिलेटिव्स सभी से दूर रहना ज्यादा सही समझते थे। आरव ने हल्की स्माइल के साथ सभी की तरफ देखा। हेलो, आप लोग इतने सीरियस चेहरे के साथ मुझे मत देखिए, मैं बस अरविंद अंकल के शोक सभा के लिए आया हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई। अरविंद को किसने मारा? वो मरे कैसे? अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है इसके पीछे कौन है। हालांकि मैं और गौरव अभी भी उस आदमी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम उसे पकड़ भी लेंगे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही अंकल के कातिल का हमें पता चलेगा, आप सभी लोग हमारा साथ दें ताकि अंकल की आत्मा को शांति मिल सके। आरव की बात सुनकर सारे लोग उसकी बात से अग्री हो ही रहे थे कि तभी पीछे से डिम्पी की आवाज सुनाई दी। ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यही वो इंसान है जिसने मेरे पति को मारा है। डिम्पी के बाल बिखरे थे और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो अरविंद के फोटो के पास बैठी थी, फिर गुस्से में खड़ी हुई और दिवेश का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए बाकी लोगों के पास आई। आप सभी लोग अरविंद के बहुत क्लोज थे। मैं आप सबसे अपने और अपने बेटे के लिए न्याय की भीख मांगती हूँ। दिवेश वहीं डिम्पी के साथ में खड़ा था। उसके चेहरे पर हथेली के निशान थे। उसका आधा चेहरा लाल और सूजा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आगे आए। क्या हुआ बेटा? हमें बताओ, कौन है वो हत्यारा? डिम्पी की आंखें आरव की तरफ टिक गई थी। उसने बिना कुछ बोले आरव की तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया। वो कोई और नहीं, ये हमारे सामने खड़ा है, आरव अंबानी। ये सुनते ही सभी फुसफुसाते हुए बात करने लगे थे। सबके अंदर खलबली सी मच गई थी। हर कोई आरव को खूनी की नजरों से देख रहा था। आरव ने सबकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डिम्पी अचानक खड़ी होकर ऐसा कुछ बोलने लगेगी। ये क्या कह रही हो आप? इस बात का कोई भी तुक नहीं है। आप मुझे कातिल कैसे बोल सकती हो, जबकि आपने अपनी आंखों के सामने देखा था अरविंद अंकल कैसे मरे। ये लालची इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है। ये एक जानवर है। कल रात ये मेरे कमरे में घुस आया था। इतना बोलकर डिम्पी रोने लगी थी और वहाँ खड़े सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया था। इस तरह का काम करते इसे शर्म नहीं आती? इसने तो अंबानी परिवार का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। वहाँ और भी लोग थे जो ऐसे ही कुछ कुछ बातें कर रहे थे और आरव ये सारी बातें अपने तेज कानों से सुन रहा था। अगर आप अरविंद अंकल की वाइफ नहीं होती तो मैं अभी आपको फ्रॉड के केस में अंदर करवा देता, और अगर अब आपने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। आरव की बात सुनकर डिम्पी ने थोड़ा डरने का नाटक किया, जिससे सबको लगने लगे कि आरव सच में डिम्पी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। आप सभी ने सुना ना, ये मुझे धमकी दे रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बेटे के चेहरे को देखिए। अगर कल रात मेरा बेटा मेरी इज्जत ना बचाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा अपने साड़ी के पल्लू से छुपा लिया और रोने का नाटक करने लगी। अब सभी ने डिम्पी की बात को सच मान लिया था। ये देख आरव बहुत तेज तेज हंसने लगा था। अरे आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। आप कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। गौरव, सभी लोगों को बताओ कल रात मैं कहाँ था। गौरव ने गुस्से में डिम्पी की तरफ देखा। वो भी इस तमाशे से हैरान था। उसे समझ ही नहीं आया कि डिम्पी ने आखिर ये फालतू की हरकत क्यों की थी। मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आरव कल रात मेरे साथ ही था। चुप रहो तुम भी आरव के साथ मिलकर अरविंद की सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहते हो। गौरव ये सब सुनकर चौंक गया था। इससे पहले गौरव कुछ और कहता, डिम्पी यश के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मेरी मदद करिए। आप लोगों के जाने के बाद ये हमें भी मार देगा। यश और बाकी सारे लोग आरव और गौरव की तरफ देखने लगे। ये सब देख गौरव को अब गुस्सा आने लगा था। आरव ने सभी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगर आप सब कुछ सच कह रही हैं तो आपके पास सबूत भी होगा। मुझे वो सबूत दिखाइए जिस पर ये लिखा हो कि मैंने और गौरव ने मिलकर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। डिम्पी ने तुरंत लाचारगी से भरा चेहरा बना लिया था। सबूत? मेरे और मेरे बेटे का दर्द ही सबसे बड़ा सबूत है।
तुमने हमें चोट पहुंचाई है, क्या ये काफी नहीं? वहाँ खड़े लोग अब दो ग्रुप में बट गए थे, एक जो आरव का साथ दे रहे थे और दूसरा जो डिम्पी की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीच में आकर गौरव ने आरव के सपोर्ट करते हुए उसकी पूरी लाइफ जर्नी को देखने के लिए कहा। उसके ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं था। गौरव की बात सुनते ही डिम्पी के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक अच्छा इंसान आधी रात को किसी विधवा के रूम में नहीं घुसता। तुम दोनों एक जैसे ही हो, झूठे और धोखेबाज। आरव ये सब सुनकर एक गहरी सांस लिया और हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। आंटी, अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो सबके सामने दिखाइए, नहीं तो मैं पुलिस बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यहाँ मैं फालतू के आरोप लगाने के लिए नहीं खड़ा हूँ। डिम्पी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। उसे समझ में आने लगा कि उसकी ये चाल अब कोई काम की नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। तब उसने अपना रोना ही सही समझा और बिना कुछ बोले वहीं बैठकर रोने लगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पास अभी कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, देख लेना तुम। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा था कि डिम्पी ये सब झूठ बोल रही थी। इसके पीछे का सच झूठ से बुना गया था। ये देख आरव भी गुस्से में आ गया था। उसने यहाँ सारे लोगों को कुछ और सोचकर बुलाया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया था। इस तरह डिम्पी उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी और आरव ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। डिम्पी को विश्वास था कि लोगों की मदद से ही वो आरव और गौरव को हरा सकती थी। डिम्पी ये सब अपने बेटे दिवेश के लिए कर रही थी। वो उसे पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहती थी। तभी यश ने गौरव की तरफ सीरियस लुक के साथ देखा। गौरव, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन ये हम सबके सामने हुआ है, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में पूछ रहा हूँ। गौरव ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात समझाने लगा। देखिए, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। डैड के जाने से पहले उन्होंने मुझे इस घर और बिजनेस को संभालने के लिए कहा था, और ये सब उन्होंने पूरी फैमिली के सामने कहा था। चीनू भी उस टाइम वहीं थी। गौरव ने अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए चीनू को वहां बुलाने की भी बात कही थी, ये सोचकर कि उसकी बहन उसकी सौतेली माँ की तरह उसे झूठा नहीं कहेगी। गौरव के कहने से चीनू सबके सामने आई। वो थोड़ी डरी सहमी सी खड़ी थी। वो आरव, गौरव और डिम्पी को देख रही थी। यश एक कदम आगे आए। चीनू, तुम घबराओ मत, जो भी सच है वो हमें बताओ। क्या गौरव ने जो कहा वो सच है? चीनू ने डरी हुई नजरों से डिम्पी और गौरव को देखा। गौरव को उम्मीद थी कि चीनू के बोलने से सभी लोग गौरव की बात मानेंगे। चीनू, वहाँ डैड ने जो कुछ भी कहा था वो सच सच बता दो। चीनू ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली थी। उसने हल्के से अपने होंठ को काटा। गौरव ने जो कुछ कहा है वो झूठ है। उसने हमें घर से निकालने का फैसला कर लिया है और धमकी दी थी ताकि हम सबके सामने झूठ बोले। ये सुनते ही गौरव और आरव की आंखें बड़ी हो गई। गौरव ने तो सोचा भी नहीं था कि चीनू उसे धोखा देगी, उसके खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोलेगी। चीनू, तुम? इससे पहले गौरव कुछ बोलता, चीनू ने अपनी बात जारी रखी। और ये आरव भी गौरव से मिले हुए हैं। 2 दिन पहले बहुत सारे लोगों के साथ हमारे घर में घुस आए थे। डैड को जिस गार्ड ने मारा था उसके पीछे भी आरव ही थे। चीनू ने वहाँ सारे गार्ड्स की तरफ इशारा किया और बताया कि ये सारे लोग आरव के हैं। सभी लोग अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देख रहे थे। सबको कहीं न कहीं डर लगने लगा, जिस तरह चीनू और डिम्पी को आरव ने नजर बंद किया था, उसी तरह बाकी लोगों को भी मरवाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। चीनू भी बोलते बोलते रोने लगी थी और अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। उसकी बातों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसके पीछे भी रीजन था। वो अरविंद की बेटी थी और गौरव की छोटी बहन। हर कोई मान गया था कि गौरव ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे डिम्पी की टीम में चीनू और दिवेश थे और गौरव की टीम में वो अकेला। ये सारा नजारा देख यश बहुत खुश था। उसको बिना कुछ किए इतना बड़ा मौका मिल गया था। अगर आरव और गौरव की गलती सबके सामने आ गई तो अंबानी परिवार उन दोनों को कभी माफ नहीं करेगा और शायद आरव को फिर से घर से बेघर होना पड़ सकता था। गौरव, तुम्हारे पास अब क्या बहाना है? अब तो तुम मान लो कि तुम्हारी बहन तो झूठ नहीं बोलेगी। इससे तो हमें यही समझ में आता है कि तुमने और आरव ने मिलकर अरविंद जी को जान से मारा है।
यश की बात सुनते ही सारे लोग भी एक एक करके बोलने लगे थे। गौरव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपने बाप को ही मार डाला। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। गौरव को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। आज उसके अपनों ने ही उसे धोखा दे दिया। वो बस अपनी आंखें बंद करके सबकी बातें सुन रहा था। तुम्हारे जैसे बेटे से अच्छा होता कि बेटा ना ही होता। बेचारा अरविंद, उसकी तो आत्मा तक मर गई होगी अपने बेटे को ऐसा करते देख। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम गौरव अकेले कभी नहीं कर सकता था। उसके साथ कोई होगा जिसने इतना घिनौना काम करने में उसका साथ दिया होगा। आरव, कहीं तुम। ये सब सुनकर गौरव बहुत घबरा गया था। उसके मुंह जैसे चिपक से गए हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत तेज जकड़ लिया हो। नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। गौरव ने तुरंत ही आरव की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ आरव के ऊपर डाल देना चाहता था। वहीं आरव चुपचाप दोनों हाथ बांधकर खड़ा था। फिर अचानक वो हंसने लगा। उसको हंसता देख डिम्पी की भौएं तन गई थी। अब तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? मुझे आप पर हंसी आ रही है। अभी आप लोगों ने जो एक्टिंग की है, सच में उसे देखकर मुझे बहुत मजा आया। फिर अचानक आरव के चेहरे से स्माइल गायब हो गई और सीरियस फेस के साथ वो घूर कर डिम्पी को देखने लगा था। मैं कुछ बातें आप सबके सामने ओपन नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसे गलत प्रूफ तो करना ही होगा। हाँ, अरविंद जी की मौत का मुझसे कनेक्शन जरूर था, लेकिन मैंने अरविंद अंकल को नहीं मारा। तभी एक आदमी और जानने की इच्छा से आगे आया। इसका क्या मतलब है? शांति रखो, सब कुछ बता रहा हूँ। बात यह है कि अरविंद अंकल का एक क्राइम सबके सामने आने वाला था जो उनकी इमेज को खत्म कर देता, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्राइम के डर से सुसाइड? ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे और डिम्पी आरव की इस बात से साफ मुकर गई थी। ये सब बकवास है। मेरे पति ने कोई भी क्राइम नहीं किया जिससे उन्हें डरकर सुसाइड करना पड़ता। आरव ने डिम्पी की बात सुनी और उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। अगर उन्होंने कोई अपराध किया होता तो क्या वो आपको बताते? नहीं ना। मुझे लगता है सब यही सोच रहे होंगे कि अरविंद अंकल ने कौन सा क्राइम किया था। सब आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें जल्दी से अरविंद की सच्चाई जाननी हो। अरविंद जी ने कौशिक को 80 लाख रुपए दिए थे मेरा बिजनेस बंद करने के लिए। ओह, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरा बिजनेस कौन सा है। आरव ने डिटेल में अपनी कंपनी रंग महल हॉलीडे के बारे में बताया जो उसने कश्मीर में शुरू की थी। वहाँ खड़े लोग आरव के इस बिजनेस से अनजान थे, लेकिन रंग महल की बहुत सारी खबरें उन लोगों ने सुन रखी थी क्योंकि किडनैपिंग की खबर पूरे इंडिया में आग की तरह फैली थी। क्या वो रंग महल हॉलीडे तुम्हारा है? ये टूरिस्ट कंपनी अभी बहुत फेमस है। मैंने सुना इस कंपनी ने बहुत जल्द खुद को एस्टैब्लिश कर लिया था। कहीं इसकी किडनैपिंग? आरव ने बात तुरंत कट करते हुए अपनी बात कही। बिल्कुल सही कहा आपने। इस किडनैपिंग के पीछे अरविंद का ही हाथ था। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अरविंद जैसा आदमी ऐसा काम कर रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये सब झूठ है। अरविंद कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारी चाल है। झूठ? अगर आप इसे झूठ कहती हैं, तो मेरे पास इसे साबित करने के लिए प्रूफ भी हैं। आरव ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और हाथ ऊपर करके सबको दिखाने लगा। इसमें कौशिक और अरविंद के बीच हुई बातों की कॉल रिकॉर्डिंग है। उन दोनों ने किडनैपिंग का प्लान बनाया था ताकि मेरे बिजनेस को वो बर्बाद कर सके। ये सब सुनकर यश ने उस फोन को मांगने का इशारा किया। उसे लग रहा था ये सब आरव की एक चाल थी। आरव ने यश की तरफ देखा, फिर फोन में रिकॉर्डेड वॉइस को ऑन कर दिया। वॉइस को सुनते ही समझ में आ रहा था कि ये अरविंद की आवाज थी। कौशिक, मुझे इस काम के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए। आरव को मुझे पूरी तरह बर्बाद करना है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे एरिया के आसपास भी भटके। आप चिंता मत कीजिए अरविंद सर, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए और पैसे लगेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही आरव ने मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लिया। वहाँ खड़े लोग ये मानने को तैयार हो गए थे कि अरविंद ने सच में सुसाइड किया होगा। डिम्पी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सिचुएशन को संभाल ले, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आरव सबकी तरफ देख रहा था। मैं इस बात को आप सबके सामने इसलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि अरविंद अंकल की फैमिली को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती, लेकिन डिम्पी आंटी ने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि मुझे इस बात को सबके सामने लाना ही पड़ा। जो लोग अभी तक डिम्पी का सपोर्ट कर रहे थे, अब वही लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। अब खेल पलट चुका था।
आरव की बात पर सब यकीन कर रहे थे, लेकिन डिम्पी अभी भी खुद को सही प्रूफ करने में लगी हुई थी। ये रिकॉर्डिंग फेक भी तो हो सकती है। आज के टाइम में किसी की नकली रिकॉर्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर आरव फिर से हंसने लगा था। हाँ, बहुत लोग झूठा ब्लेम लगाते हैं, जैसा आप लगा रही हैं, लेकिन एक कहावत है, आप जो भी काम करते हैं उसके निशान हमेशा पीछे छूट जाते हैं। और कौशिकी वो इंसान है जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था, और वो ही मेरा गवाह है। आरव के पास अब सबूतों का भंडार लग चुका था और डिम्पी के हाथ बिल्कुल खाली थे। कहीं न कहीं यश भी वहाँ खड़ा ये सोच रहा था कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आरव को फिर से फंसाया जा सके। आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरे पास अरविंद के सारे नेटवर्क क्लाउड की जानकारी है, जिसमें उनके ब्लैक मनी, इल्लीगल वर्क जो कई लोगों के साथ वो कर रहे थे, उसका प्रूफ है। वहाँ खड़े सारे मेंबर्स शांत हो गए थे। उन लोगों को लग रहा था आरव को बहुत कुछ पता चल चुका है। जो भी लोग अरविंद अंकल के साथ इस काम में है, अगर ये सब कुछ मैं कोर्ट के सामने रख दूं तो सभी को जेल जाना पड़ जाएगा। अरविंद अंकल की मौत के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी डिटेल्स पुलिस और फैमिली को दे देनी चाहिए, ताकि सभी का खेल खत्म हो सके। वहाँ का नजारा अब ऐसा हो गया था जैसे किसी बलून के अंदर की सारी हवा निकल गई हो। सभी के चेहरे उतर गए थे। वो ना ही कुछ बोल पा रहे थे, ना ही शांत रह पा रहे थे। कोर्ट और फैमिली का नाम सुनते ही सभी लोगों ने अपनी अपनी नजरें चुरा ली थी। जो अभी तक आरव को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, अब उन सभी लोगों ने अपनी नजरें जमीन में गड़ा ली थी। अब ये सारे चेस के पॉन मेरे अंडर में है, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट, चाल तो मेरी ही होगी। आरव के पास जो सबूत थे उससे वो इन सारे लोगों को कठपुतली की तरह अपने हाथों से नचा सकता था। और अगर किसी ने आरव का साथ देने से मना किया तो समझ लो उसने अपनी मौत को न्योता दे दिया। मुझे लग रहा है हमने यहाँ आकर गलती कर दी। क्या सोचकर आए थे और क्या हो गया? अब यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत, नहीं तो जो कुछ बचा है वो सब भी चला जाएगा। आरव सभी को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे सबके अंदर के डर को महसूस कर रहा हो। वो उस डर को और बढ़ाना चाहता था ताकि अगर कोई उसका साथ देने को तैयार ना भी हो तो भी उसका डर उसे आरव का साथ देने पर मजबूर कर दे। शुरू में मैंने सोचा अरविंद अंकल की मौत के बाद परिवार में बुजुर्ग और बच्चे हैं, इसलिए इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो उन बेचारों की सारी प्रॉपर्टी अंबानी परिवार जब्त कर लेता। लेकिन डिम्पी आंटी ने मुझ पर अरविंद अंकल की मौत का इल्जाम लगाया, तो मैं अब मजबूर हूँ, मुझे ये सबके सामने लाना ही पड़ेगा। आप लोग क्या कहते हैं? आरव का सवाल सुनकर सभी के मन में एक ही बात चल रही थी कि रहने दो, इस बात को बढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। आरव, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अंबानी फैमिली को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। अगर हम चाहें तो इस मामले को यहीं सुलझा सकते हैं। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। हालांकि मैं पहले ही समझ गया था कि आपने अरविंद जी को नहीं मारा है, ये सब डिम्पी की ही एक चाल है, वो हमें आपके खिलाफ भड़काना चाहती थी। धीरे धीरे और भी लोग उस मेंबर की तरह आरव के लिए पॉजिटिव बोलने लगे थे, और तो और कुछ लोग अब आरव की बड़ाई भी करने लगे थे। मैं तो कहता हूँ आरव को अगर अरविंद को मारना होता तो वो एक फोन करके उसे गायब कर सकते थे। मुझे तो लगता है ये डिम्पी का ही काम है जिसने अपने पति को मार दिया है। ये सुन डिम्पी के होश ही उड़ गए। उसका चेहरा सफेद हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि कुछ ही पल में सब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। तुम लोग अभी भी उस इंसान का साथ दे रहे हो? मेरी बात नहीं मान रहे तो कम से कम इस चीनू की बात का तो भरोसा करो। ये फूल सी बच्ची झूठ थोड़े बोलेगी। आरव ने चीनू की तरफ देखा, वो डरी हुई सी खड़ी थी। डिम्पी जल्दी से चीनू के पास गई और उससे धीमी आवाज में कुछ बोलने लगी थी। तभी आरव ने चीनू को अपने पास बुलाया। चीनू, मुझे नहीं पता तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम खुद से सवाल पूछो कि क्या तुम्हारा भाई कभी ऐसा कर सकता था। मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, मेरा भरोसा करो, सच सच बता दो। चीनू अभी भी शांत खड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। गौरव भी चीनू के पास आकर खड़ा हो गया। चीनू, माँ के जाने के बाद हम एक दूसरे का सहारा बने थे। आज डैड भी हमें छोड़कर चले गए। आज अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो हम एक दूसरे की फिर कभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। गौरव की बात सुनकर चीनू इमोशनल हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे उस सौतेली माँ ने आप लोगों के खिलाफ भड़काया था। उन्होंने कहा था गौरव सारी प्रॉपर्टी ले लेगा और हमें घर से बाहर कर देगा, और अगर मैंने उनका साथ दिया तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगी। डिम्पी का खेल अब खत्म हो चुका था। उसका झूठ सबके सामने आ गया था। डिम्पी घबराई नजरों से सबको देख रही थी।
एक चीनू ही थी जिसके झूठ पर सब विश्वास कर रहे थे। अब तो उसने भी सच कह दिया था, जबकि डिम्पी अभी भी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। आपकी बातों पर अब कोई भी यकीन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अरविंद अंकल की मौत का आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब डिम्पी को समझ में आया कि उसके सारे पैतरे अब काम में नहीं आ रहे, तो वो आरव की बात सुनकर रोने लगी। हाँ, अरविंद के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा, इसलिए मैंने ये सब कहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गौरव, मुझे लगता है कि आंटी ठीक कह रही हैं। अक्सर किसी के जाने के बाद माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता। हमें इन्हें रेस्ट करने देना चाहिए। गौरव तुरंत ही आरव की बात से अग्री हो गया था। उसने जल्दी से नौकरों को बुलाया और उन्हें ऊपर ले जाने के लिए कहा, और आरव ने हनुमा को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से बोलकर डिम्पी के पास 2 गार्ड सीक्रेट तौर पर भेज दिए थे। वो जानता था कि डिम्पी नाटक कर रही थी और आगे भी वो मुसीबत खड़ी कर सकती थी। अब वहाँ का माहौल पूरा चेंज हो चुका था। सुबह से आए लोग बैठे हुए थे और दोपहर भी हो चुकी थी। आरव और गौरव साइड में खड़े होकर धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। होटल में सारे लोगों का लंच अरेंज करने को बोल देते हैं। आरव ने होटल में फोन करके सारा अरेंजमेंट कर लिया। फिर गौरव सभी के पास गया और हाथ जोड़कर बहुत पोलाइट वे में बात करने लगा और सभी को होटल चलने के लिए बोल रहा था। तभी आरव उसके पास आया और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। फ्यूचर में गौरव ही अरविंद अंकल का सारा बिजनेस हैंडल करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी उसकी मदद करें। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। बात करके अपने बीच के रिलेशन को और मजबूत कर लीजिए। वहाँ बैठे क्लोज रिलेटिव्स आरव के डर से उसकी किसी भी बात को नकार नहीं सकते थे और धीरे धीरे वे लोग होटल के लिए निकल गए थे। सबके जाने के बाद आरव और गौरव खड़े थे और साथ में हनुमा भी खड़ा था। आज जो कुछ भी हुआ वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मम पागल हो गई हो। उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए या फिर उनके रास्ते ही अलग कर दूं। गौरव की बात सुनते ही आरव के दिमाग में एक आइडिया घूमने लगा था, जिससे वो बड़ी आसानी से डिम्पी को साइड कर सकता था और अब कोई था भी नहीं जो उसके फैसले को ना मानता। सबकी डोर अब आरव के हाथ में थी। मैंने कुछ सोचा है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तुम बस अंबानी फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स के बारे में सोचो कि उन्हें कैसे डील करना है। बाकी सारी चीजें मैं हैंडल करता हूँ। इतना बोलकर आरव थोड़ा दूर जाकर कुछ सोचने लगा।